आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, जे टेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, निम्न में भाषा शिक्षण की पद्धति कौन नहीं है? आपका ऑप्शन है मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, ड्रेकॉली या अभिक्रमित अनुदेशन। देखिए इसमें आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले याद रखिए कि भाषा शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आपका मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन और ड्रेकोली, ठीक है, ये तीनों आता है। लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन ये भाषा पद्धति के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखिएगा, ठीक है। यह अधिगम से संबंधित है, ये भाषा पद्धति से संबंधित नहीं है, ठीक है, यह अधिगम से संबंधित है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है किसका? बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसकी मातृभाषा में देना है, तो ये किसका मानना है? तो देखिए बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, महात्मा गांधी जी कहते हैं। कौन कहते हैं? महात्मा गांधी जी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए। तैतीस नंबर सवाल है कि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त कौन सा नहीं है? निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली या कक्षा अभिनय प्रणाली। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा कक्षा अभिनय प्रणाली, ठीक है। कक्षा अभिनय प्रणाली आपका व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली और अव्याकृति प्रणाली व्याकरण शिक्षण हेतु उपयुक्त है, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद या लखनऊ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, ठीक है, मिर्जापुर यूपी से। चलिए आदिकाल की रचना क्या है? आदिकाल की रचना कौन कौन ठो है इसमें? छत्रसाल दशक, अखरावट, दीपशिखा या खुमान रासो। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा खुमान रासो। कौन हो जाएगा? खुमान रासो, याद रखिएगा। आदिकाल की जो रचना है ये खुमान रासो के द्वारा खुमान रासो के द्वारा की गई है, ठीक है। अगला है कि हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में कौन सा उद्देश्य कथन आता है? तो इसके अंतर्गत आएगा आपका प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, ठीक है। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना के अंतर्गत उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्न के उपरांत आता है। प्रस्तावना किसी भी संदर्भ का आमुख होता है जो कथ्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है कि इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, थोड़ा सा गला खराब है आम खाने से। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? व्याख्यान, वाक्य प्रयोग, भ्रमण या चित्र निर्माण। तो देखिए शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु वाक्य का प्रयोग सबसे उचित नियम है, ठीक है। वाक्य प्रयोग से भाव की स्पष्टता और अधिक निर्देशित होने लगती है, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सन 1972 ईस्वी में, सन 1972 ईस्वी में, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्रदान किया गया। हिंदी भाषा पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिएगा किसको दिया गया? तो सुमित्रानंदन पंत को 1968 में दिया गया था, और उनकी कृति चिदम्बरा के लिए प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। और 1978 में अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार के लिए तथा 1982 में महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसको बढ़िया से याद रखिएगा क्योंकि इसमें से एक भी क्वेश्चन आ सकता है आपका यूपी टेट में। निरामिष किसे कहते हैं? देखिए निरामिष, तो निरामिष का आशय है मांस रहित भोजन से संबंधित, ठीक है, यानी मांस जो नहीं खाता है। चलिए अगला सवाल देखिए।
अगला है सहद शब्द क्या है? तद्भव, तत्सम, देशज या आगत। तो देखिए सहज शब्द आगत शब्द है, ठीक है। ये कौन शब्द है? आगत शब्द, जो कि तत्सम, तद्भव एवं देशज शब्दों से पृथक है और संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम कहा जाता है, याद रखिएगा, और उनसे उत्पन्न या विकसित शब्दों को तद्भव कहा जाता है। देशज वे शब्द हैं जो देश में ही बोले जाते हैं परंतु इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, तथा आगत वे शब्द हैं जो विदेशी भाषा से आए हैं और इनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, तुर्की इत्यादि, ठीक है। आगे देखिए वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो देखिए वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है, ठीक है। वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है और इसका यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे स्त्री होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे स्त्री होना चाहिए। वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है। वनिता के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं आपका नारी, कलत्र, त्रिया, वामा, कांता, रमणी, कामिनी, प्रमदा, सुंदरी आदि, ठीक है। चलिए 42 नंबर सवाल है, मुकुंद किसका प्राय है, पर्यायवाची है? तो देखिए मुकुंद जो है ना वो विष्णु भगवान का पर्यायवाची है, ठीक है ना। इसके अन्य पर्यायवाची आपका कौन कौन होगा? तो है पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, चक्रपाणि, उपेंद्र, चतुर्भुज, गरुड़ ध्वज, विशंभर आदि, ठीक है। अगला है काहेरी नलनी तू कुमलानी, तेरी ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो देखिए इस पंक्ति के रचनाकार हैं आपका कबीरदास जी, ठीक है, कबीरदास जी, याद रखिएगा। अगला आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है आपका चिंतामणि। कौन है? चिंतामणि, याद रखिएगा, ठीक है। और शुक्ल जी के अन्य निबंध है आपका मित्रता, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति, जबकि आलोक पर्व जो है, ठीक है, आलोक पर्व है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और छन बोले कन मुस्काए के लेखक जो है, ठीक है, इनके लेखक है विष्णु प्रभाकर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बारात और वसंत। बारात और वसंत सही विकल्प है, ठीक है। अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर, तो देखिए अर्धस्वर हर्षई और हर्षऊ है, ठीक है, हर्षई और हर्षऊ। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, यही हो जाएगा, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। अगला सवाल है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका हो जाएगा पृष्ठ पेशन, याद रखिएगा, ठीक है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण? तो देखिए बुद्धिहीन का मतलब यहाँ विशेषण में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा? विशेषण। अगला है छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी, ये छत है, ठीक है, ये छत है, अब इससे ईंटा गिर रहा है यानी छत से अलग हो रहा है ना, छत से अलग हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अलग होना यानी अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। और संबंध होना, इसमें संबंधवाचक होता है, ठीक है, और अधिकरण का होता है मैं, पर, और इसमें संप्रदान का होता है को या के लिए, ठीक है। जैसे मैंने राम को आम दिया तो वहाँ राम के लिए हो जाएगा, है ना। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या है? महाजोड़ उर्मी, महत जोड़ उर्मी, या महाजोड़ उर्मी, या महत जोड़ मर्मी? तो महोर्मी का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोड़ उर्मी, दीर्घऊ वाला उर्मी, ठीक है ना, ए वाला उर्मी होता है, याद रखिएगा, ये सब नहीं होगा। वही देखिए 52 नंबर सवाल, देखिए क्या है 52 नंबर सवाल में कि समष्टि का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? समष्टि का उल्टा शब्द, तो देखिए समष्टि का उल्टा शब्द होता है आपका व्यष्टि, याद रखिएगा, क्या होता है? व्यष्टि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट का हो जाएगा समान, ये भी मैं बता देता हूँ, और अपुष्टि का पुष्टि हो जाएगा, और अशिष्ट का शिष्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
करपट का तद्भव रूप क्या होगा? करपट का, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। करपट का तद्भव रूप क्या होता है? कारपेट तो होगा नहीं, कपट नहीं होगा, कपूर नहीं होगा। कपूर का कर्पूर होता है ना, कपूर का कर्पूर होता है, कपड़ा हो जाएगा, करपट का कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रम जोड़ अनीय, रम जोड़ अनीय होना चाहिए इसमें। तो रम जोड़ अनीय, तो रमणीय में आपका अनीय प्रत्यय है। ठीक है ना, अनीय प्रत्यय। चलिए, बोरी सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सत्यथई, बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखिए, इस पंक्ति में रौद्र रस है। कौन सा रस है? रौद्र रस। ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार में छंद कौन सा है? तो देखिए, इसमें दोहा छंद है, याद रखिएगा, दोहा छंद। ठीक है। वाक्य कौन सा शुद्ध है इसमें? गीता और मोहन गा रहा है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रही है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही हैं। क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसमें मोहन और गीता गा रहे हैं। ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा। चलिए, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? क्रम, क्लीव, कृषक, कृषाणु। हिंदी शब्द में सबसे अंत में कौन आएगा? तो यहाँ पे देखिए, क्रम, क्लीव, कृषक, कृषाणु है। तो इसमें देखिए अंतस्थ र, ल, व, तालेव स, उसके बाद मूर्धा स होता है। तालेव स के बाद होता है मूर्धा स, और उसके बाद इसमें जो हो जाएगा, ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा कृषाणु, उसके बाद आ जाएगा आपका कृषक। ठीक है, क्लीव, उसके बाद आ जाएगा आपका, अंत में आएगा आपका क्लीव। क्या आ जाएगा? क्लीव। चराचरम जगत में कौन सा समास है? चराचरम जगत में, सॉरी जगत नहीं, चराचरम में। तो देखिए, चराचरम में द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। ठीक है, इसमें समासिक पद होगा चर और अचर। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, याद रखिएगा, तथा दोनों के बीच और का लोप हो जाता है, जैसे जय पराजय अर्थात जय और पराजय, सीताराम अर्थात सीता और राम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए, अभ्यागत शब्द में आपका उपसर्ग है अभी, याद रखिएगा। और वीडियो कैसे लगा एक बार कमेंट कर दीजिएगा तुरंत अभी। ठीक है।